और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है, और वो ये है कि जल में घुलने वाली, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, उनका आपको नाम बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। वो विटामिन है बी, या फिर के, या फिर ई, या फिर सी। कौन कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती हैं? अगर आपको ज़्यादा ही पता है तो बताइएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? सवाल का जवाब आप जल्दी से दे दीजिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो अब देखिएगा, आपको मैं बता दूँ, सबसे पहला मेरा एक सवाल है, और वो सवाल है, देखिएगा आपका पेपर किसी का भी हो, यूपीएसआई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी का भी हो, सभी के पेपर में जिस तरह का स्टैटिक जीके करंट अफेयर आता है वो सभी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आप निश्चिंत रहें, आप सिर्फ मेरे साथ में रिवीजन करते रहें, और आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे याद है मतलब आपको याद होना चाहिए। मेरा कोई एग्जाम नहीं, लेकिन आपका एग्जाम, इसलिए आपका याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है, आपको मुझे बताना है कि वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन कौन है जिनका जो सेवा विस्तार है वो 9 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो इनका जवाब आपको पता होना चाहिए कि अब सबसे पहला एक सवाल होगा, वो नए चेयरमैन कौन है? उनका नाम है एम.आर. कुमार। क्या है उनका नाम? एम.आर. कुमार। ये जो एलआईसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है बताओ? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप पूछेंगे सर इसकी स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो वो एक्ट था 1956 एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। आपका एक सवाल होगा कि एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये मुंबई के अंदर। कहां पर है बताओ जल्दी से? मुंबई। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। 1956 में एक्ट आया था, उस एक्ट के आधार पर एलआईसी उसकी स्थापना हुई थी। और एलआईसी के जो वर्तमान में जो अभी चेयरमैन हैं, जिनका सेवा विस्तार 9 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, उनका नाम है एम.आर. कुमार, मिस्टर कुमार, कैसे भी आप याद रखेंगे। याद हो जाएगा? एनी डाउट? आई थिंक नो। अब आपको याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिएगा, एक और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बता देता हूं जो आपके पेपर में आने वाली हैं। आपसे पूछा जाए कि अजय त्यागी कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी के वर्तमान जो हेड हैं वो कौन है, उनका नाम है अजय त्यागी। कौन है? उनका नाम अजय त्यागी। और याद रखना, जो सेबी है ये 1988 मतलब 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसका भी जो मुख्यालय है सेबी का वो आपका मुंबई के अंदर है। कहां पर है बताओ? मुंबई के अंदर है। अब आप एक और सवाल है कि जो एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है उनका बताओ? दिनेश कुमार खारा। ये एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं। अब आप पूछेंगे कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर है। कहां पर है बताओ? नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर है एसबीआई का हेडक्वार्टर। राइट। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे पहले कहा जाता था, लेकिन फिलहाल में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात बहुत सारी हो जाएंगी, बस मैं यही स्टॉप कर देता हूं। तो दो मैंने अभी नई नई पर्सनालिटी आपको बताया था कि अजय त्यागी वो आपका सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1988 के अंदर स्थापना हुई थी सेबी की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। दूसरा नाम लिया था एसबीआई के वर्तमान जो चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है एसबीआई का ये नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर है। तीनों चारे याद हो जाएंगे? बताओ। अब मैं आपसे जल्दी से पूछ लेता हूं कि एलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना मुंबई के अंदर, इसका मुंबई के अंदर इसका जो मुख्यालय है। और एम.आर. कुमार ये यहाँ के जो है नए चेयरमैन, जिनका सेवा विस्तार 9 महीने के लिए कर दिया है। याद हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लो ये पेपर में आ गया कि फिक्की के नए हेड हैं वो कौन है? बताओ जल्दी से। फिक्की के जो हेड है, फिक्की, इसके हेड कौन है? तो उनका नाम है उदय कुमार। कौन है जल्दी बताओ? उदय कुमार हैं, वो फिक्की के हेड हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिडबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, इस सवाल का जवाब आप सभी को याद होना चाहिए कि सिडबी के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है एस रमन। क्या नाम है उनका? नाम एस रमन। याद रखना, जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर ये लखनऊ के अंदर है, और सिडबी 1990 के अंदर बनी थी। याद हो जाएगा। एक है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। सब चीजें याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि मणिपुर का उस चावल का नाम बताओ जिसे जीआई टैग मिला हुआ है।
मैंने क्या पूछा, मणिपुर का वो कौन सा चावल है जिसको जीआई टैग मिला है? तो याद रखना, मणिपुर का काला चावल है, उसका नाम है चकहाउ चावल। क्या नाम है उसका? चकहाउ चावल है, ये मणिपुर का है जिसे जीआई टैग मिला है। अब आप पूछेंगे सर को एक सवाल बताना है कि हाल ही में आपको बताना है वो कौन सा देश है जिस देश में हैंसेन नामक एक कंपनी ने कोरोना के रोगियों की देखभाल करने के लिए ग्रेस नामक एक रोबोट बनाया है। वो किस देश की कंपनी है? हैंसेन क्या है बताओ? हैंसेन किस देश की कंपनी है जिसने कोरोना के मरीजों को देखने के लिए ग्रेस नामक रोबोट बनाया है? तो याद रखना, वो जो कंपनी है हैंसेन, ये हांगकांग की है। क्या बताओ? हा से हैंसेन और हा से हांगकांग, याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। अब इससे जुड़े सवाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, अब आप पूछेंगे कि सर ये जो रोबोट है ग्रेस, ये काम क्या करेगा? देखिएगा, ये जो रोबोट है ना, ये महिला की आकृति का बना हुआ है, एकदम ऐसा लगेगा मानो एकदम फीमेल है, महिला है। अब आप इसे हिंदी बोलेंगे, लेकिन वो हिंदी तो समझती नहीं है, तो कौन सी भाषा समझती है? ग्रेस नामक जो रोबोट है उससे आप इंग्लिश में बात कर लो या फिर मंदारिन लैंग्वेज है इसमें आप बात कर लो। बस आप सोचेंगे सर क्या हम इससे शादी कर सकते हैं? भाई देखो, शादी तो नहीं हो सकती। सर आप हिंदी बोलोगे और वो इंग्लिश जानती है, वो मंदारिन जानती है, आप ऐसे हिंदी बोलोगे और कह रहा है बता दे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा नहीं। तो इसलिए आप याद रखना, ग्रेस नामक हैंसन कंपनी ने एक रोबोट बनाया है, हांगकांग की कंपनी है, जिसने सिर्फ इसका मकसद है कि कोविड-19 में जो रोगी हैं और उनसे आप डायरेक्टली जो है बातचीत नहीं कर सकते डिस्टेंस में, तो है जो ग्रेस नामक रोबोट है वो इसकी काफ़ी मदद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, क्या पूछा मैंने, जल्दी बताओ, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो उस द्वीप का नाम है फार्मोसा द्वीप। क्या नाम बताओ दीजिए? फार्मोसा द्वीप। देखिएगा, जब भी कभी आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे इसकी जो ब्यूटी है फार्मोसा द्वीप की, यार सच में एक ही बार में देख करके आप ये सोचेंगे भाई मुझे बार बार जाना चाहिए। मैं वहां जा चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बड़ा ही बेहतरीन और एकदम अच्छा है। से पूछ लिया जाए कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसको बोला जाता है, तो वो अम्लीय वर्षा को बोलते हैं, यानी एसिड रेन को बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। अब आप पूछेंगे कि सर हेनसेन कंपनी थी, लेकिन याद रखना हेनसेन रोग भी होता है, यानी हेनसेन रोग जो बोलते हैं वो कुष्ठ रोग को ही बोला जाता है, हेनसेन रोग। तो हेनसेन कंपनी थी हांगकांग की जिसने ग्रेस नामक एक रोबोट बनाया है और महिला नर्स का ये काम करेगा। याद हो जाएंगी सारी बातें, कोई डाउट तो कहीं से भी नहीं रहे। अब देखिएगा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, युद्ध अभ्यास यानी भारत का किस किस देशों के साथ में जो युद्ध अभ्यास हुए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में एकदम फंसेगा जरूर सवाल। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ है वो किस किस देश के बीच में हुआ है? तो मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अरे हाँ, थाईलैंड का एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास है जो भारत के साथ में हुआ था, वो है कॉर्पेट युद्ध अभ्यास। क्या है? कॉर्पेट युद्ध अभ्यास और मैत्री युद्ध अभ्यास, ये दोनों भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अब आप पूछेंगे सर मैत्री बता दिया, मित्र भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल है, मित्र युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, जो नीचे जल डमरू, राइट, याद आ गया, पाक जल संधि से जो जुड़ा हुआ है। ये मित्र जो एक्सरसाइज है, मित्र युद्ध अभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अब आप पूछेंगे सर वज्र, कितना खतरनाक नाम है, सुसरा सुन के एकदम गड़बड़ हो जाए, कि वज्र युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? ये याद रखना, वज्र जो होता है वो भारत और यूएसए के बीच में होता है। किसमें? भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार जो ये युद्ध अभ्यास। वज्र तो समझ में आ गया, वज्र प्रहार जो भारत और यूएसए के बीच में। एक सबसे बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि मालावार जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच में होता है? तो याद रखना, ये भारत हो जाएगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों देशों का जो संयुक्त युद्ध अभ्यास है उसका नाम है मालवार। क्या नाम है? मालावार। याद हो जाएगा भाई, माल तो वैसे ही हो जाएगा जब चारों देश मिलकर के कोई काम। सर भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है? तो उसका नाम है गरुण। क्या नाम है? गरुण युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। याद हो जाएगा। एक और सवाल हो जाएगा, सर फिर भारत और नेपाल के बीच में भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल वो होता है, उसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है उसका? सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल में होता है। गरुण है भारत और इंडोनेशिया में। एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो वो है शक्ति। कौन सा नाम बताओ? देखिए, हमारे आकाश में शक्ति किस देश ने बढ़ाई है? फ्रांस ने, क्योंकि वहां से हमें राफेल विमान मिले हैं, राइट। अब एक और है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक्स डेजर्ट नाइट, ये जो युद्ध अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है?
आपको पता होना चाहिए कि शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो एक्स डेजर्ट नाइट ये भी युद्ध अभ्यास है, ये भी हमारा भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो सभी को आप याद रखेंगे, रिवीजन करूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी सबके सब आपको याद होना चाहिए, कोई डाउट आपका नहीं रहना। मेरा एक आपसे सवाल है कि अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा फेसबुक को लेकर के काफी विवाद चला था। तो फेसबुक ने हमारे भारत में शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है? मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं। क्या उनका नाम है परेश बी लाल, या फिर धर्मेंद्र चतुर, या स्फूर्ति प्रिया? तो उनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। ये दिल्ली में बैठेंगी और हमारे भारत में फेसबुक से जितनी भी शिकायतें होंगी उनका ये जो है समाधान करेंगी। इस सभी को आपको याद होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर धर्मेंद्र सिंह चतुर ये कौन है? तो याद रखना, आपको पता होगा ट्यूटर बड़ी चतुराई उसने दिखाई थी, बड़ा चतुर बन रहा था, तो उसने जो नियुक्त किया है शिकायत अधिकारी भारत के अंदर वो भी चतुर के नाम पर है, यानी धर्मेंद्र सिंह चतुर ये जो है वो ट्यूटर के शिकायत अधिकारी बने हैं। अब आप पूछेंगे सर व्हाट्सएप ने कौन सा अधिकारी नियुक्त किया है? तो उनका नाम है परेश बी लाल। बाबू भैया क्या नाम उनका नाम? परेश बी लाल। ये वो व्यक्ति है जो व्हाट्सएप ने हमारे देश में शिकायत अधिकारी के तौर पर इनको नियुक्त किया है। अब आप पूछेंगे सर इनका बेसिकली मकसद क्या है? देखिएगा, हमारे देश में अगर व्हाट्सएप पर कोई भी अफवाह फैलाई जाती है जो गलत है, एकदम निराधार है, ट्विटर पे कोई भी वीडियो शेयर की जाती है एकदम निराधार है, जो अफवाह फैला सकती है, वायलेंस करा सकती है हमारे देश में, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो शिकायत अधिकारी बैठे ना चतुर और जो भी बैठे हैं स्फूर्ति प्रफूर्ति, इन सभी पर गाज गिरेगी, इन सभी के खिलाफ एफआईआर होगी और ये सभी जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि हमें तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया पैसा मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो सबसे पहले ये पर्सन जो ऑफिसर्स हैं ये सभी रेस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। पूछा जाए कि फेसबुक किस देश की कंपनी है, तो ये यूएसए की है। किस देश की है? यानी ये अमेरिका की कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया था। अब देखो अमेरिका का नाम है क्या यूएसए का, तो यूएसए के बारे में मैंने आपको युद्ध अभ्यास 2 बताए थे जो बहुत जरूरी है। एक तो वज्र बताया था, वज्र प्रहार, ये भी हमारे भारत और यूएसए के बीच में, और एक बताया था मालाबार युद्ध अभ्यास जो था ये आपके भारत हो जाएगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन दोनों के बीच में जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। देखो जब भी कभी किसी देश का नाम आ जाए तो कोशिश करो कि उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें जो आपने अभी भी याद की। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा मेरा एक सवाल है आपसे कि देखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ये बता पाएंगे किस राज्य का है? तो याद रखना ये असम राज्य में नेशनल पार्क हैं काजीरंगा और मानस, और असम राज्य के जो सीएम हैं वो हेमंत सिंह है। कौन है बताओ जल्दी से? हेमंत सिंह है वहाँ के सीएम। अब मेरा एक सवाल है जो पेपर में आ सकता है भाई, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि देहंग पटकाई जो नेशनल पार्क बना है, याद रखना ये किस राज्य के अंदर है? ये असम के अंदर है। किसके अंदर है बताओ? असम, और जिसकी राजधानी है दिसपुर, याद हो जाएगा। जो देहंग पटकाई नामक जो नेशनल पार्क बना हुआ है, याद रखना ये 7वां नेशनल पार्क है, ये असम का है, 7वें नंबर का। अब आप पूछेंगे क्या सर ये पहले से नेशनल पार्क था क्या? नहीं नहीं नहीं, 1992 के अंदर ये एलिफेंट रिजर्व था, लेकिन अभी फिलहाल में आपको मैं बता दूं ये 7वां नेशनल पार्क बना दिया गया है देहंग पटका। तो याद रखेंगे देहंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम के अंदर है, काजीरंगा है, मानस है, ये जो है ये असम के अंदर आते हैं। और देहंग पटकाई के बारे में मैंने बता दिया। हेमंत जो है हेमंत शर्मा ये वहाँ के जो है वो सीमा जो है सीएम है, और असम की जो राजधानी है वो आपका दिसपुर हो जाएगा। एक और सवाल है जो आपसे मुझे पूछना है, ऐसे तो भाई आपको नहीं जाने, आपको मुझे बताना है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अंदर भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसको जो है बताया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अंदर भारत का गाजियाबाद नामक, आपको पता है ये शहर है, बड़ा अच्छा शहर है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो ये जो शहर है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अब एक और सवाल होगा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2020 आया था इसके अंदर वो कौन सी राजधानी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो याद रखना ये भारत की राजधानी है दिल्ली, याद हो जाएगा। नो डाउट भारत का शहर जो था वो गाजियाबाद को बताया गया था, और जो दिल्ली है ये राजधानी के रूप में इसको बताया गया है। कि ग्राम उजाला कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो किस राज्य से हुई थी? तो याद रखना ग्राम उजाला जो कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था ये बिहार के आरा जिले से स्टार्ट किया था, और इसके अंदर क्या होता है कि 10 रुपए में आपको एलईडी बल्ब दे दिया जाएगा ताकि जो लाइट है, जो रोशनी है, जो विद्युत है, इसका कम से कम खपत हो। तो याद रखेंगे
ग्राम उजाला जो योजना है, स्कीम है, ये बिहार के आरा जिले से स्टार्ट हुई। पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 आप सभी को पता है जारी हो चुकी है, तो मेरा सवाल है सबसे खुशहाल, सबसे एकदम खुश रहने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो याद रखना वो जो देश है वो है फिनलैंड। क्या है बताओ जल्दी से? फिनलैंड जो देश है ये सबसे खुशहाल देश माना गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग, राइट। अब एक और सवाल होगा कि सर हमारे भारत का जो स्थान है वो कौन सा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो वो है 139। कौन सा है? 139 में हमारा नंबर है। अब पूछेंगे सर पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? तो 105 में जो नंबर मिला है ये पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान को मिला है 105 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टैटिक जीके का रिवीजन रहा। उम्मीद करता हूं आपको सभी युद्ध अभ्यास याद हो गए होंगे। करंट के जो भी क्वेश्चंस थे वो सब आपको पता होना चाहिए। और स्टैटिक जीके का मैंने कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चंस को रखा जाए, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो रहेगा वो मैं कल आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।